लेक्चर में देखे क्या, पी ब्लॉक का कुछ टॉपिक जो है विशेष जो है बच चुका था, तो आज हम उसको पूरा कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग 555 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज 556 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखा जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसमें ऑक्सीडेशन जो है स्टेट सबसे ज्यादा किसका होता है, तो Mn का होता है। Mn पर +7 होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर Mn ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो पी ब्लॉक का कौन सा तत्व नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं पी ब्लॉक का कौन सा तत्व नहीं है। तो 3 जो है पी ब्लॉक का तत्व जो है बेरियम, सल्फर और फास्फोरस का पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ जो है सल्फर, बेरियम और फास्फोरस जो 3 जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, ऑप्शन नंबर ए चला जाए। चलिए देखिए, नंबर्स ऑफ पीओपी बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 P4 आर रिप्रेजेंटेटिव। कहता है P4O10 में नंबर्स ऑफ पीओपी बॉन्ड क्या होगा, तो पीओपी अगर बॉन्ड की अगर बात करें तो फास्फोरस कितने टाइप है, 4 टाइप, ठीक है। और सबके जगह ऑक्सीजन लगा दो, लगा दिए। इस तरीके से हमने ऑक्सीजन सेट कर दी, बच गए 2 ऑक्सीजन और, तो यहां भी एक ऑक्सीजन लगा दो और यहां से भी एक ऑक्सीजन लगा दो। तो यहां से अगर देखते हैं तो पीओपी बॉन्ड अगर ढूंढ रहा है आपसे, तो पीओपी 1 2 3 4, यहां से हो गया ये 5वां हो गया पीओपी और ये 6ठा हो गया पीओपी। तो पीओपी बॉन्ड कितना हो गया, 6 हो गया। पीओपी बॉन्ड कौन हो गए, 6 होंगे, तो 6,6 लिखेंगे। पीओपी बॉन्ड में 6,6 होगा, ठीक है। पीओपी बॉन्ड में क्या हो गया, 6,6। अब यहां से किस ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः का मतलब होता है इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात किया जाए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, किस ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा गया है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा गया है। निम्नलिखित में कौन डाई बेसिक अम्ल होता है। डाई बेसिक अम्ल का मतलब होता है द्विभाषमिक अम्ल। तो यहां से अगर बात करें द्विभाषमिक कैसे निकालते हैं, वो जरा देख लीजिएगा। H3PO3 है, तो H3PO3 में फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है और कितने बार ऑक्सीजन है, 3 बार है। तो सबसे पहले 3 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 टाइम ऑक्सीजन देते हैं। हाइड्रोजन कितने बार है, तो 3 बार है, तो 1 ऑक्सीजन इसके पास दे देते हैं और इस पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन में 1 OH यहां जोड़ देंगे और 1 OH यहां जोड़ेंगे और जो सिंगल एक बचा वो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को OH 2 को मिल गया। तो जितना OH की संख्या होता है उतना उसकी भास्मिकता कहलाता है। तो OH यहाँ पर 2 को मिल गया, इसलिए क्या हो गया, डाई बेसिक हो गया। डाई बेसिक की बात किया जाए तो यहाँ पर डाई बेसिक किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है। सबसे अधिक प्रबल अम्ल की अगर बात किया जाए तो नॉन मेटल में, अधातु में, नॉन मेटल में अगर बात करते तो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं का गुण
जो है बढ़ जाता है। अब बढ़ता है तो यहाँ पर फ्लोरीन ऊपर में, आयोडीन सबसे नीचे है, तो यहाँ पर आयोडीन की जो है HI का जो अम्लीय प्रवृत्ति होता है सबसे ज्यादा होता है HI। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो गोताखोरी जब हम लोग डुबकी लगाते हैं समुद्र वगैरह में तो उसको गोताखोरी बोलते हैं। तो गोताखोरी में श्वसन हेतु सांस लेने के लिए, ठीक है, श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का निर्माण प्रयुक्त होता है? तो याद रखना हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नियॉन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नियॉन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या, डी ब्लॉक में टोटल 10 वर्ग होता है क्योंकि डी पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, डी पर 10 होता है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें 10 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 10 वर्ग होते हैं। टोटल डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 10 वर्ग। अगर बात किया जाए डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या, तो यहाँ पर 10 हो गया। क्या हो गया? 10। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर बढ़ते हैं, तो डी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 10 होगी। निम्नलिखित में कौन प्रथम श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। कहता लेंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी होता है? तो लेंथेनाइट संकुचन जो है जर्मेनियम तथा हाफनियम के त्रिज्या लगभग आपस में समान होते हैं। बाकी जेडआर तथा वाई की त्रिज्या समान है, ये सिमिलर है, ये बिल्कुल गलत है। लगभग में समान हो सकते हैं लेकिन एक्यूरेट समान नहीं हो। इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी समान नहीं होता। जेडआर एंड जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था समान नहीं होता है। ये दोनों एक ही बात लिखा था, इसीलिए ऑप्शन सब ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? एम्फोटेरिक नेचर का कौन सा ऑक्साइड होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम्फोटेरिक नेचर का कौन सा ऑक्साइड जो है समान होता है? एम्फोटेरिक नेचर का कौन सा ऑक्साइड जो है समान होता है, वो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? तो SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जो है उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है? प्रबल की बात किया जाए तो अभी हम बताएं अम्ल में आयोडीन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आयोडीन मान देना। निम्नलिखित में कौन उपधातु है यार? उपधातु तो याद रखना, फास्फोरस अधातु है, एंटीमनी जो है अधातु है, सल्फर भी अधातु है, लेकिन ये क्या है? ब्रोमीन उपधातु है। ब्रोमीन जो है उपधातु है, ब्रोमीन जो है उपधातु है आपका ब्रोमीन। ठीक है जी। H3PO3 है एक क्या है? तो डाइबेसिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? डाइबेसिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हाँ, डाइबेसिक अम्ल है। H3PO3 एक डाइबेसिक एसिड होता है। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए थे। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? Hg2 पर +2 आयन। Hg2 पर +2 आयन को मर्क्यूरस एसिड बोलते हैं। मर्क्यूरस एसिड किसको बोलते हैं? Hg2 पर +2 आयन होता है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होता है? तो हीलियम सबसे ज्यादा कम क्वथनांक होता है, हीलियम का सबसे कम क्वथनांक होता है। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? निम्नलिखित में कौन सबसे एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो F2 बनाएगा। कौन सा बनाएगा बाबू? F2 बनाता है। ऑक्सी अम्ल अगर बात किया जाए तो F2 एक ही ऑक्सी अम्ल, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट डी कक्षक नहीं होते, इस कारण से ये F2 अम्ल बनाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वेपोराइज है? तो यहाँ पर H2O कम जो है वेपर होता है, पानी बहुत कम वेपर होता है, तो H2O हो गया। निम्नलिखित में कौन किस
जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक होता है, तो मैग्नीशियम जो है सबसे ज्यादा प्रमुख घटक जो है क्लोरोफिल का होता है। किसका होता है? क्लोरोफिल का। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो SO2 ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन में NO2 होता है। रंगीन आपका क्या होता है? NO2 आपका रंगीन होता है। ठीक है, NO2 क्या हो जाएगा? रंगीन होगा। रंगीन का मतलब होता है अनुचुंबकीय, जिसका n का वैल्यू जो है 0 ना हो, जिसका n का वैल्यू क्या हो? 0 ना हो, बोरमैन न्यूटन का वैल्यू कुछ ना कुछ है, वही आपका रंगीन होगा, अन्यथा रंगीन नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड श्रेणी का नहीं है, तो टर्बियम जो है एक्टिनाइड श्रेणी का नहीं होता। टर्बियम जो है एक्टिनाइड श्रेणी का नहीं होता। कहता है निम्नलिखित में कौन आयरन रंगीन है? रंगहीन है, सॉरी कलरलेस है। तो देख लेते हैं कॉपर पर प्लस आयन। तो कॉपर पर प्लस आयन जो है 29 में से एक भेज देंगे 28, जो भी पेयर के रूप में n का वैल्यू जोड़ा के रूप में रहेगा तो n का वैल्यू जोड़ा हो जाएगा, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब n का वैल्यू जैसे 0 हुआ, देखो 29 में से एक घटा देंगे तो 28 बचेगा, और 28 जो है सम संख्या में है, और सम संख्या मतलब जोड़ा के रूप में, तो n का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। 0 हो गया तो ये रंगीन हो गया। क्या हो गया? रंगीन हो गया। किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है? पी पाई और डी पाई बॉन्ड किसमें होता है? तो याद रखना, पी पाई सल्फर में पी होता है, सॉरी ऑक्सीजन में पी होता है, सल्फर में डी होता है, तो इसलिए पी पाई डी पाई होता है। बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन जो है तीनों जो है पी पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये पी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाता है। सल्फर जो होता है डी, इसमें डी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और ऑक्सीजन में वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए ये पी पाई और डी पाई बनाएगा। परंतु बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों पी पाई ही बॉन्ड का निर्माण करता है। कार्बन और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड का ही निर्माण करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, लेकिन यहाँ पी पाई और डी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? डी। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कौन? मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन एक सबसे प्रबल अम्ल है? तो सबसे प्रबल अम्ल है हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर HClO4 सबसे प्रबल अम्ल होता है। HClO4 सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो प्रबल ऑक्सीकारक अगर पूछेगा तो HClO, अम्ल में पूछेगा तो HClO4 बोलना है। ठीक है जी, याद रहे। बंध ज्यादा प्रबल होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है? स्ट्रॉन्गली बंधन कौन सा? क्लोरीन का बंधन और स्ट्रॉन्गली होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो NH3 सबसे अधिक क्षारीय होता है। याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो याद रखना, नाना पार्टिकल, सॉरी फिर कल बाहर आएगी आंटी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो इसका फ्लोरीन का होता है 9, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 कितना हो गया? 2 2 4, अच्छा यहीं पर हो गया ना, 4 और 5 कितना हो गया? 9। तो इस तरीके से 9 हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए NS2 NP5, तो ये ऐसा आ गया, तो इसका सबसे ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। XeF2 में Xe का संकरण क्या होता है? याद रखना, XeF2 में Xe का संकरण क्या होता है? तो इस पर लल्ला लोन पेयर ऐसा होता है बाबू। ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई एक बंधन तोड़ेगा तो यहाँ से ये बना लेगा क्या? फ्लोरीन। इसको भी हटा लो, यहाँ से भी बना लेगा फ्लोरीन। लल्ला लोन पेयर अब 3 को रहेगा, 3 और 2 5 हो गया। 5 के लिए क्या होता है? देखो फिर से अगर बना रहे हैं हम
ये ऐसा है X सल्फर 2 और यहाँ पर एक और ललोन, 4 ललोन पेयर होता था, एगो 4 में से एक को तोड़ दिए तो एक को तोड़ेगा तो सिंगल या दे दिए, ठीक है। बचा 3 को लोन पेयर है तो सिग्मा बॉन्ड 3 2 5, 5 के लिए क्या होता है sp3d होता है, 3 1 4 है 5 sp3d होता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। XeO3 और XeF6 में एक्सिक ऑक्सीकरण संख्या याद करना है। तो याद रखना यार, कितनी सिंपल बात, ऑक्सीजन पर कै माइनस होता है 2, 2 तिया 6 प्लस हो गया, ऑप्शन नंबर 6। फ्लोरीन पर 1 माइनस होता है 6 बार है, तो इसीलिए इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 6। तो ये दोनों का ऑक्सीकरण संख्या 6 ही आएगा, ऑप्शन में ये मार देना। नेक्स्ट अगर बात कर ले XeF2, XeF4, XeF6 में Xe परमाणु का एकाकी युग्म की संख्या क्रमशः है। तो याद रखना यहाँ पर ई होगा, 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव आएगा, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, 6 तो 6 होगा, तो 2 4 6 हो गया में परमाणु का एकाकी युग्म। अच्छा, एकाकी युग्म पूछा है तो इसमें 4 गो में से 2 गो टूट गया तो 3 गो एकाकी युग्म तो 3 बचा, इसमें से 2 गो टूट गया तो 2 गो बचा, इसमें से सभी तोड़ दिए तो 1 बचा, तो 3 2 1। मतलब इसमें लोन पेयर पूछा है, क्या पूछा है लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पर कैसा था 4 गो, तो 4 गो में से 2 गो तोड़ दिए, मन 1 गो टूटा तो 1 गो टूटा तो 1 गो 2 गो 3 गो बच गई तो तोड़ दिए, तोड़े तभी तो F2 लगाए ना, तब 3 और 2 और 1। जहां 2 रहेगा उसका एकाकी युग्म 3 होगा, जहां 4 रहेगा वहां 2, जहां 6 रहेगा वहां 1 होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ निम्नलिखित में कौन क्षारीय मृदा तत्व है। तो क्षारीय मृदा की बात किया जाए तो क्षारीय मृदा की अगर बात करेंगे बेरियम, ठीक है, जिसको बेरिलियम बोलते हैं। यहाँ पर क्षारीय मृदा तत्व होता है, यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, तो बेरिलियम जो है आपका क्षारीय मृदा तत्व है, ठीक है जी। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कटायल एलिमेंट्स इज व्हाट, कंटेन एलिमेंट इज व्हाट, मतलब सेकेंड पीरियड दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। तो पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में 18, चौथा में 18, पांचवा में 32, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर सेकेंड आवर्त में 2 हो गए। अगर बात कर लिया जाए H3PO2, H3PO3, H3PO4 का भास्मिकता, तो याद रखना भास्मिकता की अगर बात करें तो कैसे हम लोग निकालते हैं वो ध्यान देना है, ठीक है जी। भास्मिकता की अगर बात किया जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस है, ऑक्सीजन कई बार है 2 बार, तो एगो माथा पर सर पर दे दो, अब बाकी एक OH यहाँ दे दो, बाकी 2 जगह हाइड्रोजन दे दो, ये पहला का हो गया, तो OH एक हो गया। सेकेंड का अगर निकालते तो 3 गो ऑक्सीजन है, 1 गो फास्फोरस, 3 गो हाइड्रोजन, तो एगो सर पर लगा, OH यहाँ दे दो, ठीक है, और फिर एक OH और दे दो और एक H दे दो, तो 2 गो OH हो गया, तब फिर एक OH मिला, 2 OH मिला, अब एक गो मिलेगा 3 गो, तो 3 गो होगा तो 1 2 3 होगा भास्मिकता, 1 2 3। अगर 2 रहेगा तो 1 भास्मिकता, 3 रहेगा तो 2 और 4 रहेगा तो 3, याद रखने के घटा देना। अब आ जाओ यहाँ पर H2O8 में H का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, ठीक है जी। 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटा, देखो यहाँ पर 2 8 है तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 हाइड्रोजन घट जाएगा तो 14, 14 को 2 से भागा दे दो तो कितना आएगा 7, और 7 जैसे आएगा खटाक समरी गलत आंसर हो जाएगा,
तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं आपको याद रखना। जैसे अपने ग्रुप से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए उसको कैसे बनाएंगे, सल्फर 2 बार लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी दे दो, यहाँ भी दे दो, इस तरीके से OH और इस तरीके से OH दे दिए। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी O और यहाँ भी O, ऐसे करके दे दो। अब इसका होता है 2 2 4, 4 दूनी 8 को निगेटिव और प्लस 2 निगेटिव 10, और इसके बदले फिर 2 नेगेटिव 12 इक्वल टू 0। तो 8 2 10 2 12, 12 बटा 2 काट देंगे, कितना आएगा 6। इसको इधर लेके चले जाएंगे ना बराबर को उस साइड में, और जिसका भी निकालना है 2x कर लो x। अब इसको भेजेंगे तो उधर 12 आ जाएगा, 12 बटा 2, तो 12 बटा 2 का मतलब होता है 6। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, 6। कहता निम्नलिखित में कौन ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड कौन सा होता है, ट्राइबेसिक एसिड कौन सा होगा, तो याद रखना। बस इसको भी बनाने का तरीका सेम है। अगर बात कर ले ट्राइबेसिक एसिड का, तो फास्फोरस, फास्फोरस दे देते हैं, यहाँ पर सर पर एक का गोल लगा दो, OH यहाँ पर दे दो, OH यहाँ पर दे दो, OH दे दो यहाँ पर, यहाँ भी OH दे दो, दे दिए। तो कितना हो गया 3 दूनी 6, और इसके बीच में OH दे दो। तो ट्राइबेसिक एसिड में 1 2 3 और 4 2 हो गया, ठीक है। टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्रा, टेट्रा बन 4, तो 1 OH 2 OH 3 और 4 OH हो गया, इसलिए सी ऑप्शन चला जाएगा। H3PO4, H3PO3, H3PO2 में P का ऑक्सीकरण संख्या याद रखना। 4 दूनी 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो +5, 3 दूनी 6 में से 3 चला गया तो 6 में से 3 गया 3, 2 दूनी 4 में से 3 गया तो +1, तो 5 3 1, इसमें ऑप्शन नंबर A चला जाएगा। आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में, आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में, आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में, आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में फास्फोरस के अलावा पाए जाने वाला तत्व याद रखना। नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, शबिंदास। तो नाना के बाद पापा, पापा का मतलब फास्फोरस, बाकी कुछ है नहीं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगा। नाइट्रोजन ग्रुप 15 फास्फोरस के बाद, अच्छा फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन आएगा, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी नाइट्रोजन हो जाएगा। अब आज नेक्स्ट अगर बात कर ले, लिखित में S ब्लॉक का तत्व नहीं है। लो, S ब्लॉक का तत्व कौन नहीं, S ब्लॉक का तत्व नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पर कौन है ऐसा पूछता, S ब्लॉक का तत्व कौन है ऐसा पूछता, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं है, सोडियम भी नहीं, सोडियम तो इस ब्लॉक का है, सीजियम भी है, बेरियम भी है। क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो हो गया यहाँ पर दिक्कत, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। अब बताओ, ये है 3 है तो डाइबेसिक, कहाँ गया डाइबेसिक, 3 है तो 2 को लिखना है तो डाइबेसिक हो गया। लिखित में हैलोजन प्रबलता ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक सबसे फ्लोरीन का होता है ऑक्सीकारक। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या होता है, सोना। क्या होता हुआ, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, सोना। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, सोना। क्लियर है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, सोना। क्लियर है। अगला हम लोग करें, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है अमोनिकल क्लोराइड एवं N2 गैस। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अमोनिकल क्लोराइड आया N2 गैस बनाता है। प्रथम संक्रमण तत्व द्वारा दर्शाया गया सबसे समान इलेक्ट्रॉनिक अवस्था, प्रथम के लिए रखा गया है संक्रमण अवस्था, जैसे स्कैंडियम साइज का +2 होता है। सब में अधिकतर का जिंक पर +2, कॉपर पर +2, एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम नहीं,
क्रोमियम पर +2 है, सब पर देखो अधिकतम +2 अवस्था दर्शाया गया है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो संक्रमण तत्वों के बीच परिवर्तनशील संयोजकता का कारण होता है। परिवर्तनशील क्यों होता है संक्रमण तत्वों के बीच? तो सबसे पहले इनका है वो ये सभी जटिल यौगिक बनाते, जटिल यौगिक बनाएगा तो यह इनकी से परिवर्तन करता है लेकिन बहुत मुश्किल से। इन सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बात चलो ठीक है, कुछ पल के लिए मान लेते, लेकिन सटीक आंसर क्या है? उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग उपकक्षाओं में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो उनका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग कक्षाओं में पाए जाने के कारण ऐसा ही परिवर्तनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्नलिखित में कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो यहाँ पर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है, बाकी सब तो यहाँ सॉलिड वगैरह है। कदम बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होगा ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्मा शोषी नहीं। ऊष्मा उससे जैसे बिना बुझे हुए चूना को जल में डालेंगे तो ऊष्मा देगा, निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? डबल डम्बेल। क्या होता है? डबल डम्बेल। डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है डी ब्लॉक का। ठीक है जी। SF6 सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, याद रखना। ये फ्लोरीन का होता है -1 गुना यश होता है सल्फर, -1 गुना 6 करेंगे, -1 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा बाबू? सल्फर का -1 गुना 6 तो -6 उधर जाएगा तो +6 आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको जिसको भी निकालना है ऑक्सीकरण संख्या उसको x मानते या सल्फर गिना दो, अब -6 और बराबर में 0 कर लो तो यश बराबर क्या हो गया? +6 नहीं हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सल्फर का +6 आ गया। ठीक है जी। चलिए सबको समझ में आ रहा है बाबू? चलिए आगे बढ़ते रहे। PCl5 का ज्यामिति होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्राइगोनल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होता है। PCl5 का ज्यामिति का ऐसा होता है। कैसा होता है बाबू? ऐसा होता है। PCl5 का ज्यामिति का आकृति जो ऐसा होता है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसे होता है। यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन आपस में जुड़ता है। फिर इसको भी ऐसे टच करवाते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है। PCl5 का संरचना ऐसा होता है। द शेप ऑफ IF7 इज पेंटागोनल। साथ रहेगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7, इसको इधर बढ़ा दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये 7 टाइप का हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। XeF2 का आकार लीनियर होता है, रैखिक होता है, सबको जानते हैं। XeF2 का आकार क्या होता है? XeF2 का आकार लीनियर होता है, रैखिक होता है। क्या बोलेंगे? XeF2 का आकार रैखिक होता है। क्लियर है? आप लोग समझ में आ रहा? संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व सभी तत्व धातु होते हैं, मेटल होते हैं। निम्नलिखित में किसे लाल शीशे का नाम से जाना जाता है? लाल शीशा को Pb3O4 के नाम से जाना जाता है। Pb3O4 को लाल शीशे के नाम से जाना जाता है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +3 होता है, क्योंकि बिस्मथ जो है माने भारी तत्व होने के कारण अपना जो है ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदल पाता है।
चलिए, सबसे बिस्मथ की सबसे अधिक अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो प्लस 3 होता है, क्योंकि बिस्मथ जो होता है ना भारी तत्व होता है, तो बिस्मथ का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थाई प्लस 3 होता है। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, तो याद रखना मैग्नीशियम जो होता है एस ब्लॉक का तत्व होता है, जो पी ब्लॉक का नहीं पूछा है, बाकी सब पी ब्लॉक का तत्व है। मैग्नीशियम जो है कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। NaOH है को कहा जाता है कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो बेरियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, बाकी टीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, लेकिन बेरियम जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ठीक है, बेरियम जो है एस ब्लॉक का तत्व। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है, तो याद रखना सबसे स्थिर सीसा का होता है Pb पर +2 आयन, सबसे अधिक अस्थाई Pb का होता है। चलिए, अब 3-4 क्वेश्चन है। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड उजला अवक्षेप बनाता है, उजला अवक्षेप का अनुसूत्र होता है HgNH3 का होल ट्वाइस Cl2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धातु नाइट्रेट ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो BaNO3 का होल ट्वाइस जो रंगहीन गैस मुक्त करता है। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय यौगिक है कौन, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एक ध्रुवीय यौगिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर लल्ला लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम कम होता है, तो MnSO4 पर, इस पर +2 होता है, MnO2 पर जो होता है +4 होता है, 4 दूनी 8, 8/3, इस पर थोड़ा सा कम होता है, सबसे कम उसी पर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो इस तरीके से हम आज पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का MCQ जो है एंड कर दिए, खत्म कर दिए पी ब्लॉक का। कल जो है न्यू एक्सरसाइज का हम लोग MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। कुछ अभी इसके लिए 2 नंबर का कुछ और क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में हम लाएंगे। आप लोग YouTube चैनल से जुड़े रहे, नोटिफिकेशन आपका जाएगा तुरंत, आप लोग उसको खोल के पढ़ें, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और फायदा रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज के लिए यही सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ लेके आएंगे। तो आज के लिए बाय।